हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं दो टॉपिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक हम आपको स्टडी करवा रहे हैं ना, जैसे सिस्टम वाइज फार्माकोलॉजी में स्टडी करवा रहे हैं, तो इनके ऊपर जो ड्रग एक्ट करती है उनके सभी टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करवाते हैं। तो आपको लगेगा कि सर आप तो बहुत कम टॉपिक में लेक्चर्स कवर कर दीजिए, इतना सिलेबस इनफ होगा क्या? तो बच्चों, हम जो भी लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं ना, उसके अंदर 5 से 6 टॉपिक्स हम इंक्लूड करते हैं। 5 से 6 टॉपिक के बारे में आप सभी को बताते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी न्यूज देने वाला हूं, जो आपके लिए काफी हेल्प करने वाली है जीपेड के अंदर। तो आप लोगों को काफी समय से इंतजार था इस चीज का। तो आज अगर आप 19 मार्च को ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी कुछ ही देर में हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ। 9:30 बजे ये हमारी वीडियो 8:30 बजे आती है। 9:30 बजे आपको लाइव देखने को मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर, और वो रेगुलर बेसिस पे जब तक हमारी जीपेट की एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक वो लाइव लेक्चर रेगुलर रहेगा। तो बच्चों, क्या करना है आपको? ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। उसके लिए मैंने एक पोल भी अपलोड किया टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो वहां जाके वोट करो। जितने ज्यादा वोट होंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमसे इतने बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं। तो बस यही आपसे उम्मीद है कि अच्छे से सपोर्ट करोगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी से ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर। देखिए बच्चों, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये मत सोचना कि टॉपिक्स हमारे कवर नहीं हो रहे हैं, लगभग सभी टॉपिक्स में कवर करवा रहा हूं आपके। तो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी से ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? बेसिकली देखिए, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एसिड, हमारी स्टोमक के अंदर एसिड रिलीज होता है, बेसिकली HCl रिलीज होता है। तो HCl और जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है स्टोमक की, उसके बीच कोई इम्बैलेंस होता है, तो एसिड क्या कर देता है, थोड़ा थोड़ा सोर्स हो जाते हैं, कट लग जाते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन में। तो ये एसिड में इम्बैलेंस के कारण बेसिकली होते हैं। तो हमें क्या करना है? एसिड के सिक्रेशन को कम करना है। एसिड ड्रग का यूज करेंगे जिससे एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो उनको बोलेंगे हम एंटी, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है उसके अंदर यूज होने वाले ड्रग्स। तो बेसिकली देखिए, PUD मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज इज कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एसिड एंड म्यूकोसल डिफेंस। इसके बीच इम्बैलेंस होता है। द मेन ड्रग क्लास आर, बेसिकली सबसे मेन जो ड्रग यूज होती है ना बच्चों पेप्टिक अल्सर के अंदर, वो होती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। मतलब कि अगर कोई मेडिसिन प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देती है ना बच्चों, तो वो क्या करेगी? वो जो सिक्रेशन हो रहा है ना एसिड का, उसको कम कर देगी, जिससे हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से ड्रग्स बेसिकली यूज किए जाते हैं एज ए प्रोटोन पंप इनहिबिटर इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो फर्स्ट देखिए एग्जांपल, ओमेप्राजोल, सभी ने नाम सुना होगा इन सभी का आपने। एस्मोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रिबेप्राजोल, सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं इसका नाम, क्योंकि ये कॉमन मेडिसिन से बेसिकली जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं हॉस्पिटल में, तो उनके साथ भी ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। कैसे काम करती है? बेसिकली ये जो प्रोटोन पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेज जो प्रोटोन पंप है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा? इन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होती है ना, उनके अंदर जो प्रोटोन पंप्स है उनको इनहिबिट करेंगे, तो जिससे HCl का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे HCl का अमाउंट कम हो जाएगा स्टोमक के अंदर, और वो इजीली ठीक कर पाएंगे। यूजेज, बेसिकली जो GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, तो उसके अंदर यूज होता है। PUD जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है उसके अंदर यूज होता है। जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम के अंदर यूज होता है। एच पाइलोरी इरेडिकेशन के अंदर यूज होता है। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर के, हाइपोमैग्नीसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बेसिकली लॉन्ग टर्म अगर इनका यूज करते हैं तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। देखिए साइड इफेक्ट कब अगर होते हैं, या तो किसी पेशेंट के अंदर, देखिए ये तो है नहीं कि सभी पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिले, काफी कम संख्या में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
तो या फिर कोई लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहा है तो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड जो क्लास है पेप्टिक अल्सर के लिए वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो H2 रिसेप्टर के लिए बेसिकली ड्रग्स यूज होती हैं रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, निजाटिडिन और सिमिटिडिन। ये बेसिकली टिडिन क्लास के ड्रग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स हैं उनसे Cl के एसिड के सिक्रेशन को कम करने का काम करती है। तो मैकेनिज्म यही है इनका, ब्लॉक H2 रिसेप्टर ऑन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, डिक्रीज एसिड सिक्रेशन, एसिड सिक्रेशन को कम करेंगे। बेसिकली ये भी GERD, PUD, स्ट्रेस अल्सर टाइप की डिजीज में इसका यूज किया जाता है बच्चों। साइड इफेक्ट देखिए, सिमिटिडिन के बेसिकली गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रग इंट्रैक्शन जैसे जो CYP450 जो रिसेप्टर होता है उसको इनहिबिट कर देंगे, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो है लैक्सेटिव एंड एंटी डायरियल एजेंट्स। लैक्सेटिव बेसिकली आप सभी जानते हैं बच्चों, कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं। एंटी डायरियल बेसिकली डायरिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज में होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली दीज रेगुलेट बाउल मूवमेंट्स को बेसिकली रेगुलेट करती है, एक स्टॉप करती है, एक बाउल मूवमेंट को जाने देती है। चलिए फर्स्ट बात करते हैं हम लैक्सेटिव की, बेसिकली यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो आप सभी जानते होंगे। तो बेसिकली 4 टाइप से इसका यूज किया जाता है लैक्सेटिव का। फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। बल्क फॉर्मिंग एजेंट में जैसे एग्जांपल है फाइलियम, मिथाइल सेल्यूलोज, इन दोनों का यूज किया जाता है। क्या करते हैं, इंक्रीज स्टूल बल्क और वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, बल्क को बढ़ाएंगे और स्टिमुलेट करेंगे पेरिस्टालाइसिस जो मूवमेंट है स्टोमक का, इंटेस्टाइन्स का, उसको पेरिस्टालाइज मूवमेंट को बढ़ाएंगे जिससे जो स्टूल है वो बाहर की तरह एक्सक्रिएशन के लिए जाएगा। सेकंड है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है सिक्रेशन से उसको स्टिमुलेट करेंगे। एग्जांपल है बिस्कोटाइल, सेना सबसे ज्यादा आज के टाइम में यूज हो रही है बिस्कोटाइल, बहुत ही सस्ती मेडिसिन आती है, 10 रुपए की, 10 से 12 रुपए की आपको 10 टेबलेट्स मिल जाएंगी। एक टेबलेट ले लो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इजीली वो ठीक हो जाएगी। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, बेसिकली ये जैसे एग्जांपल हैं ऑस्मोटिक्स के लैक्टुलोज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। बेसिकली लैक्टुलोज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ड्रॉ वाटर इनटू द बाउल, बाउल के अंदर वाटर को ड्रॉ करते हैं जिससे क्या होगा, जो बाउल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टन स्टूल, स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर्स भी यूज होते हैं, जैसे डोकूसेट सोडियम का यूज किया जाता है एज ए स्टूल सॉफ्टनर। बेसिकली इस स्टूल की सरफेस टेंशन को कम करते हैं और इसलिए इजीली वो पास कर पाता है। तो ये हैं लैक्सेटिव्स। अब बात करते हैं हम एंटी डायरियल एजेंट जो बेसिकली डायरिया के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ओपियोइड डेरिवेटिव्स आते हैं। ओपियोइड जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करेंगे, जैसे लोपेरामाइड आपने यूज किया होगा, डाइफेनॉक्सिलेट, और लोपेरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट बेसिकली ओपियोइड डेरिवेटिव्स हैं जो बेसिकली डिक्रीज करते हैं इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बाय एक्टिंग ऑन ओपियोइड रिसेप्टर। जैसे बेसिकली जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है ना उसको कम करने का काम करते हैं, जिससे क्या होगा, जो मटेरियल है, स्टूल है, वो बाहर की ओर मूव नहीं कर पाएगा और जो हार्ड फॉर्म होगा। एडजॉर्बेंट, बेसिकली एडजॉर्बेंट बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स हैं, वायरस हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, केओलिन, पैक्टिन, इनका यूज किया जाता है। और थोड़ा सा इनका काम होता है कि ये स्टूल को हार्ड बना देते हैं, क्योंकि डायरिया के अंदर पता है आपको, क्योंकि स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उस कंडीशन को हमें क्या करना है, अपोजिट काम करना है। क्योंकि स्टूल को हॉट, देखिए कॉन्स्टिपेशन में तो हमें सॉफ्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड करना होता है, अपोजिट काम होता है। इसके अलावा देखिए बिस्मथ सब सेलिसलेट, बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट करेंगे, एंटी बैक्टीरियल और म्यूकोसल प्रोटेक्टिव। बेसिकली जो डायरिया में मेडिसिन दी जाती है वो ओपियोइड्स डेरिवेटिव दिए जाते हैं, और बिस्मथ सब सेलिसलेट क्लास की जो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं बेसिकली। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी इमेटिक्स। देखिए इमेटिक्स का क्या काम होता है, वोमिटिंग इंड्यूस करवाना, वोमिटिंग करवाना। लेकिन एंटीमेटिंग का उल्टा काम हो गया कि वोमिटिंग को रोकना, नोजिया वोमिटिंग ऐसी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो उसको रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे,
तो वो होती है एंटीमेटिक्स, यूज फॉर नोजिया वोमिटिंग बाय एक्टिंग ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। बेसिकली फर्स्ट रिसेप्टर जो है उस पे एक्ट करेगी डोपामाइन एंटागोनिस्ट। डोपामाइन एंटागोनिस्ट बेसिकली है मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन बेसिकली डोपामाइन एंटागोनिस्ट है। कैसे काम करेगी, ये जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेंगे इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। देखिए बेसिकली जो ये प्रोसेस होती है ना वोमिटिंग वगैरह की, तो कहां से इंड्यूस होती है, कहां से इसका मैसेज आता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से। तो अब उसको स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, वोमिटिंग नहीं आएगी, प्रिवेंट हो जाएगी बच्चों। चलिए यूजेस देखते हैं इसके। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग, जेईआरडी जो और मेटाक्लोप्रोमाइड, बेसिकली जेईआरडी के अंदर मेटाक्लोप्रोमाइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा साइड इफेक्ट देखिए, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स हो सकते हैं, टार्डिव डाइकाइनेसिया हो सकता है, बेसिकली मेटाक्लोप्रोमाइड। बेसिकली सबसे ज्यादा डोमपेरिडोन का ही यूज किया जाता है, डोम डीटी वगैरह है उस टाइप की ड्रग्स का ही यूज किया जाता है बच्चों। 5-HT सेरोटोनिन ब्लॉकर, बेसिकली 5-HT3 को सेरोटोनिन भी बोलते हैं। तो ब्लॉकर जो ड्रग्स है वो भी एंटीमेटिक्स का काम करती है, जैसे ऑन्डेनसिट्रोन जो ऑन्डेमएमडी वगैरह आती है, ग्रेनिसिट्रोन और पैलोनोसिट्रोन। तो ये बेसिकली कुछ ड्रग्स है, बेसिकली ऑन्डेनसिट्रोन और ग्रेनिसिट्रोन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, याद कर लेना इनको। मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली 5-HT3 जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक कर देंगे इन CTZ जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है और GI ट्रैक के अंदर, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट सेरोटोनिन इंड्यूस नोजिया। यहाँ यूज होते हैं इसका कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया के अंदर बेसिकली इसका यूज होता है। साइड इफेक्ट देखिए बच्चों इसके, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है। क्योंकि अब देखिए एंटीमेटिक्स में भी बेसिकली ड्रग्स जो होती हैं साइड इफेक्ट तो होता ही है कुछ ना कुछ, तो एक साइड इफेक्ट का कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी। हम पहले स्टडी कर लिया हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी, अब बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट जो क्लास होने वाली है ड्रग की और ड्रग फॉर अस्थमा एंड COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इनके लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, बेसिकली कौन कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, तो वो देख लेते हैं। तो बेसिकली दीज ड्रग हेल्प मैनेज एयरवे इन्फ्लामेशन। देखिए अस्थमा और COPD के अंदर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या तो एयरवे इन्फ्लामेशन होगा या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जो ब्रोंकस है ब्रोंक्यूल्स है वो सिकुड़ जाएंगे एंड म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन यूज करेंगे, तो उनमें फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है बीटा एगोनिस्ट। बीटा में बेसिकली बीटा-2 रिसेप्टर है, वो हार्ट लंग्स के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली बीटा एगोनिस्ट क्या काम करेंगे, ब्रोंको डायलेशन का काम करेंगे। तो मैकेनिज्म बेसिकली स्टिमुलेट बीटा-2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो बीटा-2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा। तो बेसिकली अस्थमा, एक्यूट एंड क्रोनिक COPD के अंदर ये बीटा एगोनिस्ट का यूज किया जाता है। कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो शॉर्टर एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में है जो क्विक रिलीफ के लिए यूज में लिए जाते हैं, एल्ब्यूट्रोल और लियोल ब्यूट्रोल। बेसिकली ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होते हैं, क्विक रिलीफ के लिए यूज में लिया जाता है बच्चों को। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट बेसिकली मेंटेन थेरेपी, जैसे साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल का, ये बेसिकली इनहेलर्स के रूप में आते हैं बच्चों, कोई टेबलेट वगैरह के रूप में बहुत कम आते हैं, इनहेलर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गए बीटा एगोनिस्ट। समझ में आ गया ये चीज आपको। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, टेकिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि ये बीटा एगोनिस्ट है। टेकिकार्डिया मतलब जो हार्ट बीट है वो बढ़ सकती है। ट्रेमर्स हो सकते हैं, हाइपोकैलेसीमिया, पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है। पैल्पिटेशन मतलब इरेगुलर हार्ट बीट्स। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं बीटा एगोनिस्ट के। देखिए अब जब आप स्टडी कर रहे थे ये जो कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी है, उसके अंदर भी सेम ही इनके साइड इफेक्ट्स थे बीटा ब्लॉकर के बच्चों। तो दो जगह आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड क्लास की जो ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई एरिया में एयरवे में इंफ्लामेशन हो गया तो उसको भी तो कम करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली ये क्या करता है, इनहिबिट इंफ्लामेटरी मीडियस को इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है एयरवे इंफ्लामेशन।
एयरवे जो इन्फ्लामेशन है, हाइपर रिएक्टिविटी है, उसको कम करने का काम करेंगे स्टेरॉइड्स बेसिकली। तो ये बेसिकली अस्थमा लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए सीवियर सीओपीडी के अंदर यूज किए जाते हैं स्टेरॉइड्स। देखिए किसी भी डिजीज की जब कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है ना बच्चों, तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड लेना पड़ता है जिससे कि जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं वो फास्ट एक्शन कर सके। चलिए कौन सी ड्रग्स इसके अंदर बेसिकली यूज होती हैं, तो फर्स्ट है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बेसिकली फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं, और देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर परसिस्टेंट अस्थमा, तो आपको ऑप्शन दे देगा बडेसोनाइड, फ्लोकोर्टिसोन, तो आपको आना चाहिए ये, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। जीपेट एग्जाम ऐसे ही नहीं है, आपको इस बार कुछ काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बच्चों, क्योंकि पहले दूसरी एजेंसी एग्जाम करवा रही थी, अब दूसरी एजेंसी एग्जाम करवा रही है, तो कहीं ना कहीं पेपर में डिफरेंस मिलने का आपको, ये चीज याद रखना बच्चों आप। तो सभी बच्चों के लिए जो पैटर्न है वो न्यू होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली सीवियर एक्सरवेशन के लिए यूज होते हैं, प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये दो टाइप्स के ड्रग है बेसिकली यूज किए जाते हैं। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, देखिए ओरल कैंडिडाइटिस हो सकता है, होर्सनेस हो सकती है, एड्रिनल सप्रेशन हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स के। चलिए आगे चलते हैं, एंटी हिस्टामिनिक और कफ सप्रेसेंट। बेसिकली जो हिस्टामिन्स होते हैं वो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, उनको ठीक करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स यूज में ली जाती है। बाकी कफ और कंजेशन के लिए भी अलग से ड्रग यूज होती है। तो पहले देखते हैं हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं H1 हिस्टामिन जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने का काम करती है, जिससे क्या होगा, रिड्यूस एलर्जिक सिम्टम्स कम होंगे। बेसिकली यूज किया जाता है इनका एलर्जिक राइनाइटिस में, अर्टिकेरिया, एनाफाइलेक्सिस, एडजेसेंट मोशन सिकनेस के अंदर बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग्स होती है उनका यूज किया जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्लास की ड्रग है। फर्स्ट जनरेशन की जो क्लास की ड्रग है ना एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बच्चों, वो सेडेटिव के रूप में भी काम करती है, मतलब सेडेटिव इफेक्ट भी उनका आता है, मतलब स्लीपिंग स्पाइस भी उनको बोल सकते हैं। तो बेसिकली डाइफेनोहाइड्रामाइन और क्लोरोफेनिरामाइन का यूज इसके अंदर बेसिकली किया जाता है। सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स बेसिकली नॉन सेडेटिव होती हैं, बेसिकली लोराटिडिन है, सेट्रिजिन है, फेक्सोफेनाडाइन है, इसका नॉर्मली यूज किया जाता है। आपने भी कभी ना कभी तो सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडाइन का यूज किया होगा। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स होती हैं उनसे ड्राई माउथ हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं एंटी हिस्टामिन्स के। चलिए आगे चलते हैं, कफ सप्रेसेंट के बारे में देखते हैं। एंटीटसिव बेसिकली ये कफ को रिमूव करने के लिए बेसिकली एक्ट करते हैं ऑन मेडुला टू सप्रेस कफ रिफ्लेक्स। मेडुला पे बेसिकली एक्ट करेंगे जिससे ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव जो कफ होता है ना उसको निकालने का काम करते हैं। बेसिकली ओपियोइड एंटीटसिव सप्रेस कफ सेंट्रली, जैसे कोडिन, हाइड्रोकोडोन का यूज किया जाता है बेसिकली सिरप्स के अंदर। नॉन ओपियोइड एंटीसर्टिव माइल्डर इफेक्ट जो शो करती होती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, बेसिकली डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का यूज किया जाता है, काफी सिरप्स के अंदर आता है, आप देख लेना एक बार पता लग जाएगा आपको। बाकी कोडिन इजीली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं डॉक्टर आज के टाइम में। तो ड्रोजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया, पोटेंशियल टू अब्यूज और ओपियोइड्स के थ्रू हो सकता है ये। बाकी नोजिया ये तो कॉमन साइड इफेक्ट हो गए हैं। तो ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कंप्लीट ड्रग बच्चों हमने आपको बता दी है। अगर इनके अंदर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से तैयार करना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बाकी कुछ दिनों में हम इनके क्वेश्चंस कवर करवा देंगे आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव सेशन को शेयर करना, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम काम कर पा रहे हैं, आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली। क्योंकि यहाँ आपने अगर लेक्चर लिया है तो लाइव लेक्चर में आपके सारे डाउट्स, आपका जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।